हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम क्वांटम की यूनिट फर्स्ट को कवर करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि एक वीडियो में हो जाए, नहीं तो हम फिर दो वीडियो लाएंगे जो कि आधे आधे घंटे की होगी, जिसमें हम पूरी यूनिट को कवर कर लेंगे। तो हमारा ये सिलेबस आपको पता है, ये क्वांटम का एरे लिंक लिस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? तो जैसा कि लिखा हुआ है कि डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग all data item that consider not only the element store but also their relationship to each other. डेटा स्ट्रक्चर एक वे है जहां हम सारे डेटा आइटम को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं, जहां वो डेटा एक दूसरे से रिलेशनशिप को शो करता है। सेकेंड लाइन देखते हैं, डेटा स्ट्रक्चर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ डेटा। डेटा स्ट्रक्चर, हाँ, जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं डेटा के बीच में, एक लॉजिकल रिलेशनशिप होता है जिससे वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। थर्ड है हमारा, डेटा स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज ए मैथमेटिकल और लॉजिकल मॉडल ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा आइटम। ये कह रहा है कि डेटा सेम चीज है जो कि लाइन है, बस उसी को थोड़ा सा और भी डिफाइन कर दिया है कि वो एक मैथमेटिकल और लॉजिकल मॉडल होता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा आइटम्स होते हैं। हमें डेटा स्ट्रक्चर की नीड क्यों पड़ी? इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ वन एलिमेंट विथ अदर। ये हमें बताता है कि एक एलिमेंट जो डेटा है, अगर हमारा एक्स है तो वाई से कैसे रिलेटेड है। सेकेंड, इट हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल डेटा आइटम विद इन द मेमोरी। ये हमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में मेमोरी में। जैसे कि अगर हमारे पास कोई डेटा है तो डेटा क्या क्या हो सकता है हमारे पास, जैसे कि साइज होती है 1 MB, 2 GB, ऐसे साइज होती है हमारी डेटा की। तो उसे हम एक मेमोरी में स्टोर करते हैं। मेमोरी जैसे आपने देखा ही होगा, अगर हम रैम की बात करते हैं या रोम की बात करते हैं, जनरली तो रैम तो हम एप्लीकेशन को रन करने के लिए करते हैं, बट जो रोम होता है वो एक्चुअल में जहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो हमारे डेटा होते हैं वो परमानेंटली होते हैं। रैम में तो एक टाइम के बाद से डेटा डिलीट हो जाता है, क्योंकि ये एप्लीकेशन को रन कराने के लिए होता है। तो वही चीज़ है कि जो भी हम डेटा लेते हैं एप्लीकेशन से, जो भी फॉर्म भरते हुए हैं, तो जो एक्चुअली क्या होता है, एक मेमोरी में स्टोर होता है। और अब यहाँ देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर को हम डिवाइड कितने तरह से कर सकते हैं। तो पहला है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जैसे कि हमारे एरे आ जाते हैं, लिंक लिस्ट आ जाते हैं, स्टैक आ जाते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है एक्चुअली? इज ए डेटा स्ट्रक्चर हुज एलिमेंट्स फॉर्म ए सीक्वेंस, जो कि एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं। एंड एवरी एलिमेंट इन द स्ट्रक्चर हैज ए यूनिक प्रीसीडर एंड सक्सीडर। उनका एक यूनिक प्रीसीडर और सक्सीडर होता है। जैसे कि अगर हम एरे की ही बात कर रहे हैं तो एरे में क्या होता है कि अगर यहाँ पे एलिमेंट हमारा स्टोर है तो जाहिर सी बात है, अगर ये एलिमेंट है तो इसका एक प्रीसीडर है, इसका ये एक सक्सीडर है 4। सेम चीज। अब आ जाते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर में क्या होता है कि एलिमेंट कोई सीक्वेंस में नहीं होते हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर whose element do not form a sequence, there is no preceder, मतलब यूनिक कोई प्रीसीडर और यूनिक सक्सीडर नहीं होता है। इस डेटा स्ट्रक्चर में हमारा जनरली ट्री आता है, जहाँ पे आप एक ट्री होता है जहाँ उसका एक पेरेंट नोड होता है, एक नोड होता है, ये पेरेंट होता है। यहाँ पे इसकी एक लेफ्ट चाइल्ड होती है, यहाँ पे इसकी एक राइट चाइल्ड होती है। तो यहाँ पे ये कनेक्ट तो है, बट इनका कोई यूनिक यूनिक प्रोसीजर और यूनिक सक्सीजर नहीं है। जैसे कि अभी यहाँ पे है तो ये आगे इसके भी 2 चाइल्ड होंगे, इसके भी आगे 2 चाइल्ड होंगे। अगर ये बाइनरी होगा तो ये सारे सबके मतलब 2-2 चाइल्ड होते हैं। बाइनरी में यही होता है, बाइनरी ट्री है ये, तो बाइनरी ट्री में यही होता है। और ग्राफ की बात करें तो ग्राफ होता क्या है? तो ग्राफ में एक्चुअली वहां पे कोई एक पेरेंट नोड नहीं होता है। जैसे कि ये हमारा अगर ग्राफ है तो यहाँ एक स्टार्टिंग होता है। स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हैं, एक सिंगल सोर्स से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। ये चाहे तो आप ऐसे डायरेक्शन कर सकते हैं। ये हमारा होता है ये अनडायरेक्टेड ग्राफ।
और डायरेक्टरी अगर आपकी बात करें तो यहाँ पे बस हम डायरेक्शन दिखा देते हैं कि किस डायरेक्शन में किस पाथ से हम जाना चाहते हैं। ये पाथ है एक नोड से दूसरे नोड पे। अगर ये नोड ये n1 है, ये नोड n2 है, तो ये n1 से हम बस n2 जा सकते हैं, n2 से n1 नहीं जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अब हम देखते हैं नीड ऑफ डेटा टाइप। द डेटा टाइप इज नीड बिकॉज इट डिटरमाइन व्हाट टाइप इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर इन द फील्ड एंड हाउ द डेटा कैन बी फॉर्मेटेड। डेटा टाइप की नीड इसलिए पड़ी, डेटा टाइप कहने का मतलब होता है कि इंट, कैर, ये हमारे डेटा के टाइप हैं। जैसे इंट हमारा क्या रखता है, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। आगे हम देखेंगे कि कैरेक्टर हमारा हमारा कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करता है। तो इंटीजर में सिर्फ हम इंटीजर स्टोर करते हैं, कैरेक्टर में कैरेक्टर। तो ये हमें मतलब एक दूसरे से अलग करता है, मतलब कि उस फॉर्मेट बनाता है कि इंटीजर बस हम इंटीजर रखेंगे और कैरेक्टर में हम कैरेक्टर को ही रखेंगे। अब आते हैं देखते हैं यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजी है, एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन इन डेटा स्ट्रक्चर। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज है जैसे कि डेटा। अब ये डेटा का डिफिनेशन है, डेटा आर सिंपली वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यू। डेटा एक सिंपली वैल्यू है, सेट ऑफ वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज को हम डेटा कहते हैं। जैसे डेटा का जो सिंगुलर होता है डेटम होता है। आप हमारे अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए तो वहाँ पे आपको डेटा स्ट्रक्चर का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे हमने ब्रीफली हर चीज़ों को डिस्क्राइब किया हुआ है। ये तो हमने वन शॉट के लिए बनाया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो डेटा आइटम रिफर टू ए सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यूज। डेटा आइटम एक सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू को दिखाता है। एंटिटी क्या होती है, जैसे कि अगर एंटिटी कहने का मतलब है कि इसके कुछ एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे कि अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट हमारा ये एंटिटी है। इसके एट्रीब्यूट क्या होंगे, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, उसकी कोई ईमेल आईडी होगी, वो उसका नेम होगा। ये सारे एट्रीब्यूट हैं, ये हम डीबीएमएस में पढ़ते हैं। अभी के लिए बस इतना है कि एंटिटी होता क्या है। एंटिटी जो मतलब डेफिनेशन के लिए अगर देखें तो एंटिटी इज समथिंग दैट हैज सर्टेन एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी व्हिच मे बी असाइन वैल्यू, जो कि वैल्यू को असाइन किया रहता है। अब देखते हैं फील्ड। अ फील्ड इज अ सिंगल एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग अ एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी। तो फील्ड हमारा एक सिंगल एलिमेंट्री यूनिट होता है इंफॉर्मेशन जो रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी, एंटिटी के एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। रिकॉर्ड्स देखते हैं, रिकॉर्ड्स क्या होता है। रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ फील्ड वैल्यू ऑफ गिवन एंटिटी। रिकॉर्ड जो होता है हमारा, जैसे कि हमने हर कोई चीज का रिकॉर्ड है, जैसे रिकॉर्ड फाइल आपके यहाँ बनती होगी जहाँ पे बहुत सारे हम डेटा को रखते होंगे एक्सेल सीट में, जैसे डिजिटली हम लोग स्टोर करते हैं। ऐसे मान लीजिए आपकी कोई कॉलेज की रजिस्टर आईडी रजिस्टर जैसे कि क्लास की कोई रजिस्टर अटेंडेंस होगा जहाँ पर हम रिकॉर्ड कर रखते हैं। तो ये चीजें कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, फील्ड्स को कह सकते हैं इकट्ठा, जिसकी फील्ड को ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा ये फील्ड है, अगर हम इसी फील्ड को अलग अलग फील्ड, जैसे यहाँ पे नेम होता है, यहाँ पे रोल नंबर होता है स्टूडेंट का, फिर अगर यहाँ पे अगर साइड में अगर यहाँ पे डेट दिया हो किस डेट में स्टूडेंट आ रहा है, तो ये सब क्या, ये फील्ड है। इसी को अगर हम ग्रुप कर देते हैं तो ये हमारा एक रिकॉर्ड बन जाता है। ठीक है, फाइल। अब ये जो रिकॉर्ड होता है, इस रिकॉर्ड जाहिर सी बात है ये किसी एक पेज में होगा। अगर एक्सेल सीट है तो जाहिर सी बात है एक्सेल सीट का कुछ भी मतलब नेम होगा। जैसे मान लेते हैं ये स्टूडेंट का अटेंडेंस एक्सेल सीट थी, तो ये मान लेते हैं CSC 1 की है, फिर एक अलग होगी स्टूडेंट CSC 3 का अटेंडेंस रिकॉर्ड। और जब इन्हें हम मतलब एक क्या कहते हैं, मर्ज कर देते हैं, मतलब कि कलेक्शन कर देते हैं, इनका कलेक्शन कह सकते हैं, इनके कलेक्शन को हम फाइल कहते हैं। फाइल जिसकी कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड से आप समझ सकते हैं। तो हमने देखा क्या कि फाइल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होता है, और रिकॉर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ फील्ड होता है। ठीक है, और फील्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ एंटिटी होती है। ठीक है, और एंटिटी क्या होती है, जो कि कुछ एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी को रखता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं डेटा टाइप्स, जो कि अब यहाँ पे हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप समझने को मिलेगा। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता क्या है समझ लेते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप ये होता है कि ये प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे कि अब आपसे कोई पूछ दे इंट ए है, तो हम इसमें हम इंटीजर को क्यों ही स्टोर करते हैं, तो इसकी कोई तो वो है नहीं, क्योंकि ये प्री डिफाइन है। क्योंकि प्रोग्रामर ने पहले से इसे डिफाइन कर रखा है कि इंट में हम बस सिर्फ इंटीजर
को ही स्टोर करेंगे, कैर में हम सिर्फ कैरेक्टर को, तो इसका तो कोई वो है नहीं, तो ये प्री डिफाइन है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, अब देखते हैं, अब नॉन प्रिमिटिव ही देख लेते हैं। अब इसे मान लीजिए कि ये हमने इंट ए का एरे मान लेते हैं, 10 साइज का एरे है, और यहाँ पे हमने 0 से लेकर 9 तक स्टोर रखा है। तो ये तो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है इंट, बट ये जो नाम हमने डिक्लेयर किया है ये तो भाई यूजर ने डिक्लेयर किया है। यूजर चाहे तो उसे ABC भी लिख सकता है, चाहे B लिख दे, तो ये हमारा नॉन प्रिमिटिव है। ये जो साइज इसने डिफाइन किया यूजर, इसे चाहे तो 100 भी कर सकता है, तो ये यूजर डिफाइन है। तो जो यूजर डिफाइन होते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा को हम नॉन प्रिमिटिव डेटा कहते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप के कुछ रेंज वगैरह दिए हैं 16 बिट मशीन के लिए। अगर 30 बिट मशीन के लिए आप अगर जानना चाहते हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 32 के लिए सब में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 64 के लिए जानना चाहते हैं तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 2 से 64। ठीक है, तो जनरली हमारे जो मशीन होता है अभी 32 बिट का ही होता है, 64 बिट का है, बट जनरली आपके पास 32 बिट ही होगा, जहाँ तक मेरा आइडिया है, मुझे जहाँ तक लगता है। तो अब ये 62 बिट के लिए है। तो जहाँ भी अगर आप ये साइज लिख रहे हैं तो वहाँ पे मशीन की साइज, मतलब यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है 60 बिट, तो 60 बिट को यहाँ मेंशन कीजिए, बस साइज चेंज होगा, रेंज तो वही रहेगा, रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब इंट को देखते हैं। इंट जो हमारा होता है, जो ये आप याद कर लीजिएगा, इसके रेंज के बीच में लाइज करता है। अगर कोई आप वैल्यू, अगर कोई नंबर है इंट ए, तो अगर आप इसको इस नंबर से अगर एक ज्यादा भी देंगे तो ये एरर आ जाएगा। अगर आप इसे यहाँ 8 कर देते हैं तो ये एरर आ जाएगा, ये इसको रख ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी एक साइज होता है। इंट आप समझ ले एक ब्लॉक होता है जहाँ पे इसकी साइज है कि ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अब हम थोड़ा सा जगह खाली कर दें। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, अब आते हैं अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट कहने का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे अनसाइंड इंट जब हम रखेंगे तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो माइनस आ रहा था ना, अब ये माइनस नहीं जाएगा, ये 0 से स्टार्ट होगा। अब इसी को ये प्लस कर दिया है, अगर आप इसको जोड़ें तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों नंबर को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। अब शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंट क्या होता है कि ये मतलब जनरली जिसके ज़्यादा, ये भी इंटीजर ही होते हैं, बट इनकी जो साइज होती है वो छोटी होती है, -128 टू 127 तक ये साइज है, बस रेंज है ये, साइज तो ये हमारा। वैसे अनसाइंड शॉर्ट इंट की बात करें तो फिर वो वहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, फिर ये प्लस को यहाँ पे ऐड कर लिया है, आप देख सकते हैं इतनी वैल्यू होगी। सिमिलरली लॉन्ग लॉन्ग इंट, तो अब ऐसे समझ लीजिए आप कि जो शॉर्ट इंट होता है एक छोटा डब्बा है, और इंट उससे बड़ा डब्बा है, स्टोरेज समझ लीजिए, और जो लॉन्ग लॉन्ग इंट है उससे बड़ा डब्बा है। तो बड़े डब्बे, सबसे छोटे डब्बे में आप कितने एलिमेंट रख सकते हैं? अगर -128 से यहाँ तक जाएं तो टोटल एलिमेंट कितने हैं? 255। और ये इंट वाले डब्बे में अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना आप रख सकते हैं? यहाँ आप रख सकते हैं 6553। इस वाले डब्बे में अगर आप देखें तो ये ज़्यादा स्टोर कर सकता है, ज़्यादा रेंज के लिए है, तो इसका होता है 4294967295। ये मुझे याद नहीं है, ये यहाँ से मैंने भी देखा है। तो ये तो साइज हो गई। फिर फ्लोटिंग टाइप में आ जाए तो फ्लोटिंग टाइप का रेंज, फ्लोटिंग कहने का मतलब होता है डेसिमल, 0.1 या 0.0001, सेम चीज़ है जो कि हमने इंट के लिए फ्लोट पढ़ा, वहाँ इंट पढ़ा था, यहाँ पर हम फ्लोट पढ़ेंगे, बस डेसिमल को आपको ऐड कर देना है। ये 60 बिट के लिए, अगर आप 32 के लिए पढ़ रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डबल, डबल क्या होता है? बस उसकी साइज को डबल करते हैं। जैसे वहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग इंट था हमारा, इंट के लॉन्ग लॉन्ग इंट था जो कि सबसे बड़ा डब्बा था। यहाँ पे ये लॉन्ग लॉन्ग इंट था हमारा, ये लिखना भूल गया हम, लॉन्ग लॉन्ग इंट, ये लॉन्ग लॉन्ग इंट है। वैसे यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग डबल है कि उसको डबल को बढ़ा देते हैं, सेम चीज़ वही चीज़ है। तो ये बस साइज है, आप साइज को देख लीजिएगा। वही नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप था जो मैंने बताया अभी, कि जो कि ड्राइव फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप से होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप से ड्राइव होते हैं, जो बताया था ना अभी। इंट ए अगर ये हमारा 10 है, यहाँ पर इंट हमारे 0 रखे हुए हैं 9 तक, तो फिर ये जो ये हमारा प्रिमिटिव है, ये हमारा नॉन प्रिमिटिव, और जब ये पूरे मिल जाते हैं तो हमारा ये
नॉन प्रिमिटिव हो जाता है। अक्सर स्टूडेंट को इस चीज़ में दिक्कत होती है। अब देखते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट सीक्वेंस होता है, इंस्ट्रक्शन होते हैं स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। फाइनाइट क्यों कहा जा रहा है? फाइनाइट कहने का मतलब ये है कि मतलब कि हम जो भी प्रोग्राम लिखे हैं वो एक फाइनाइट स्टेप में खत्म हो जाने वाला है। ऐसा नहीं कि हम लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो एल्गोरिथम में क्राइटेरिया होती है कुछ, मतलब जो सेटिस्फाई करती है, तो वहाँ पे एक इनपुट होता ही है। इनपुट मतलब कि वहाँ पे एक भी हो सकता है, जीरो या जीरो से ज़्यादा भी इनपुट हो सकता है। आउटपुट हमेशा एक ही होती है हमारी, क्योंकि भाई कोई प्रोग्राम आप लिखोगे तो उसका एक आउटपुट होगा, 10 तो आउटपुट आएंगे नहीं। हर बार एक ही आउटपुट इनपुट दोगे तो जाहिर सी बात है एक ही आउटपुट आएगा, हर बार तो अलग आएगा नहीं। डिफिनेट मतलब होता है कि क्लियर और अनएम्बिगियस, मतलब कि हम जो भी लिख रहे हैं वो क्लियर हो, एक ही लाइन को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे मान लो एक फॉर लूप लगाया हमने, इंट आई इक्वल्स टू, हमें 10 तक प्रिंट कराना था, तो हमने क्या किया, हम स्मार्ट कोडर थे तो हमने पास नहीं, हम तो बार बार लिखेंगे। तो आपने यहाँ से अगर प्रिंट कराया तो ये लाइन हमें कहाँ देगी, 0 से लेकर 4 तक देगी। ठीक है, हमें 10 तक प्रिंट कराना था, फिर हम करना है, हम फिर एक और लूप लिखेंगे। फिर आई इक्वल्स टू, फिर आपने कहाँ से स्टार्ट किया, आई इक्वल्स टू आपने, एक मिनट, आई इक्वल्स टू आपने स्टार्ट किया 5 से, फिर आई इज लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया, क्योंकि हमें 10 तक प्रिंट कराना था तो हमने यहाँ पे लेस देन ले लिया। फिर ये कहाँ से 5 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा, तो ये तो हमारा रिपीटिशन हो गया, हमें ये नहीं करना था। हमें एक्चुअली करना क्या था, हमें एक्चुअली करना ये था कि हम एक ही बार यहाँ तक 10 तक लेस देन लिख देते हैं, 0 से 10 तक लिख देते हैं, तो ये हमारा प्रिंट हो जाता है। ये हो गया हमारा अनएम्बिगियस, रिपीटिशन हो रहा है हमारा बार बार यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा अनएम्बिगियस। अब हम आ जाते हैं फाइनाइटनेस। तो फाइनाइटनेस, हाँ फाइनाइटनेस वही मतलब कि एक फाइनाइट स्टेप में हमारा जो कि एल्गोरिथम होना चाहिए, जो कि पहले ही यहाँ पे डिफिनीशन में था फाइनाइट। इफेक्टिवनेस का मतलब हो गया एवरी इंस्ट्रक्शन मस्ट बी बेसिक एसेंशियल, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन हम लिख रहे हैं बेसिक होने चाहिए, एसेंशियल। ऐसा नहीं कि हम फालतू में कुछ भी एप्लीकेशन कुछ भी मतलब लिखे ही जा रहे हैं और उसका यूज हम उस प्रोग्राम में कर नहीं रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने इंट ए बनाया 5, इंट बी बनाया 10, ठीक है, और हमने इंट सी बनाया 15, और जब सम निकाल रहे हैं तो हम ए प्लस बी ही कर रहे हैं और सी को तो हम देख ही नहीं रहे हैं कहाँ जा रहा है। मतलब ये तो फालतू में ना मेमोरी ले रहा है, जो भी मतलब मिनिमम ले रहा है, इसका मतलब है नहीं, बट ये फालतू चीज़ें हैं, ये नहीं हमें दिखाना है एल्गोरिथम में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी, जो बताया, कंसाइज होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, जो भी लिखा है मतलब उसकी एक मीनिंग होनी चाहिए, फालतू में कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं हाउ द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम कैन बी चेक, एक्सप्लेन द डिफरेंट वे ऑफ एनालाइजिंग एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम को एफिशिएंसी चेक करने के तरीके क्या है, करेक्टनेस, पहले हम देखेंगे जो भी हमने लिखा है करेक्ट है कि नहीं, जो भी हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया क्या वो इंप्लीमेंट हो पा रहा है कि नहीं उस एल्गोरिथम। सिंप्लिसिटी, सिंपल होना चाहिए भाई, सब लोग पढ़ रहे हैं, जो भी मतलब इंजीनियर है, कोडर है, जो मतलब आसानी से कोई भी आपका कोड समझ जाए। एजुकेशन टाइम एंड मेमोरी रिक्वायरमेंट, एजुकेशन टाइम मतलब कि जो मतलब कुछ भी अगर प्रोग्राम होता है तो कुछ टाइम लेता है, कुछ मेमोरी लेता है आपके सिस्टम में। तो ये सब चीज़ें जो भी है मतलब टाइम और मेमोरी ये मतलब मिनिमम होना चाहिए, ताकि हम कम से ज़्यादा फास्ट किसी को रन प्रोग्राम को रन करा सकें और हमें कम मेमोरी की ज़रूरत पड़े। अब एनालाइज करने के लिए क्या क्या हमारे मतलब वे हैं, तो पहला है वर्स्ट रनिंग टाइम, एवरेज रनिंग टाइम, बेस्ट रनिंग टाइम। तो ये हम इसे इसको हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, वैसे हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। द बिहेवियर ऑफ एल्गोरिथम विद रिस्पेक्ट टू वर्स्ट पॉसिबल केस ऑफ द इनपुट। वर्स्ट पॉसिबल केस कहने का मतलब क्या है कि हम एक जैसे कि अगर हम सॉर्टिंग ही कर रहे हैं, ऐसे समझ लो 1 2 3 4 5, अब हम इसे सॉर्ट करने जाएं तो ये तो ऑलरेडी सॉर्ट है, तो यहाँ तो सबसे बेस्ट केस हो गया। अगर यही चीज अगर हम 5 4 3 2 1 अगर इसे सॉर्ट करने जाए तो भाई जाहिर सी बात है प्रोग्राम को हर बार इसको स्वैप करना पड़ेगा। तो ये इसको स्वैप करने में बहुत सारे स्टेप आएंगे, तब जाके ये 1 2 3 4 5 करेगा, तो यहाँ पे उसको ज़्यादा टाइम लग गया। तो ये हमारा हो गया वर्स्ट, ये हो गया बेस्ट। और एवरेज कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए 2 3 फिर 1 आ गया, फिर यहाँ पे 4 आ गया, ऐसे समझ लें, और यहाँ पे 5 आ गया, तो बस इसे 1 को बस यहाँ पर लड़ाना होगा। इसके पास इसके आधे तो सारे शॉर्ट हैं, तो ये हमारा हो गया एवरेज। ठीक है, अब आते हैं कम्प्लेक्सिटी की तरफ। तो कम्प्लेक्सिटी भी हमारी
तीन तरह, वर्स्ट, एवरेज, बेस्ट, अभी डिस्कस करेंगे। स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है? अगर कोई प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ स्पेस लेगा, मतलब कि मेमोरी लेगी। तो कितनी मेमोरी नीडेड है किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, वो होगी हमारी स्पेस कम्प्लेक्सिटी। सिमिलरली टाइम कम्प्लेक्सिटी, जहाँ पे जहाँ मेमोरी वहाँ टाइम लिख दीजिए, और जहाँ इतनी टाइम जरूरी, मेमोरी टाइम जरूरी है जितनी प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए, वो हमारा टाइम हो गया। अब आ जाते हैं कम्प्लेक्सिटी के बारे में हमने पढ़ लिया। एसिम्प्टोटिक नोटेशन देखते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या, बिग ओ नोटेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड वे टू डिस्क्राइबिंग रनिंग टाइम और रनिंग टाइम्स फॉर एन एल्गोरिथम। ये हमारा शॉर्ट हैंड वे है कि वो बताता है कि कोई मतलब प्रोग्राम रन कर रहा है, कोई भी एल्गोरिथम मतलब कैसे रन कर रहा है उसको बताता है। उसकी ग्राफ होती है, तीन तरह के ग्राफ बनते हैं, बिग ओ, बिग थीटा, बिग ओमेगा, ऐसे आगे डिस्कस करेंगे हम। अभी यहाँ पे बिग ओ दिया तो बिग ओ ही हम समझा देते हैं। ये जो होता है ग्राफ हमारा अपर बाउंड को, ये जो जैसे यहाँ पे है अपर बाउंड को दिखाता है। अपर बाउंड होता क्या है, देखिए ये हमारा आई थिंक अपर बाउंड, हाँ, लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम इट इज पॉसिबल टू टेक एल्गोरिथम टू कंप्लीट। लॉन्गेस्ट कहने का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए ये हमारा वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस हमेशा हमारा अपर बाउंड, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका सबसे अपर कहाँ तक जा सकता है, तो ये चीज है। इसको हम डोनेट कैसे करते हैं, कैसे हम दिखाते हैं, ये जनरली ऐसे डिनोट करते हैं हम इसे। जो हमारा एफ एन होता है वो लेस देन सी जी एन होता है। आपको सिंपली करना है ये ग्राफ जाकर बना के आ जाना है, कुछ नहीं करना है बस, और आगे बस लिख देना है बिग ओ, और लिख देना है कि ये हमें अपर बाउंड को दिखाता है और ये हमारा वर्स्ट केस है। ठीक है, यही है। अब ये हमारा थीटा नोटेशन, थीटा, ये बिग ओ अभी हमने ये पढ़ा, जो कि अपर बाउंड होता है, ये हमारा वर्स्ट केस है। ये जो है हमारा थीटा नोटेशन, ये जो है हमारा एवरेज केस है। एवरेज केस में क्या होता है, जो हमारा C2GN होता है वो हमारा लाई करता है FN और C1G1 के बीच में, जहाँ पे ये हमारे ये अपर बाउंड ये लोअर बाउंड इन दोनों के बीच में लाई करता है ये हमारा कम्प्लेक्सिटी। तो ये हमारा हो गया एसिम्प्टिक नोटेशन है, जो कि बताता है ये फंक्शन हमारा FN लाई करता है। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज केस हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं ओमेगा नोटेशन, जो कि लोअर बाउंड को दिखाता है। इसमें क्या होता है कि हमारा सबसे बेस्ट केस होता है। बेस्ट केस, हर प्रोग्रामर चाहता है कि उसकी कम्प्लेक्सिटी ओमेगा नोटेशन हो ताकि एग्जीक्यूट करने में टाइम कम लगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो FN होता है, FN, एक सेकंड देखते हैं, हाँ यहाँ पे जो हमारा FN होता है वो ग्रेटर देन CGN होता है, जो कि ये हमारा ये हमारा लोअर बाउंड को दिखा रहा है। लोअर बाउंड सबसे लोअर कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये लिटिल लोग उतना वो जरूरी नहीं है ये सब। ये अब टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ देख लेते हैं। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ क्या कहता है, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ ये कहता है कि अगर हमारा कोई प्रोग्राम रन हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो एक टाइम लेगा रन होने में और एक स्पेस लेगा, यानी कि मेमोरी। जनरली आप देखते हैं कोई एप्लीकेशन आप अमेजोन वगैरह का इंस्टॉल करते होंगे तो वहाँ पे स्पेस ज़्यादा लेता होगा, फ़ोन में रैम में भर जाता होगा, कोई एप्लीकेशन खुल ही नहीं रहा है, टाइम ही टाइम ले रहा है। तो टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ कहता है कि अगर हम कोई प्रोग्राम है, अगर उसके हम टाइम को रिड्यूस करते हैं तो उसकी मेमोरी बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर मेमोरी को हम रिड्यूस करते हैं तो उसका टाइम इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, ठीक, तो टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ कहता ये है कि एक चीज को इंक्रीज करते हैं टाइम को तो एक डिक्रीज होता है, एक को डिक्रीज करते हैं तो एक इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, हम पढ़ देते हैं जल्दी से ताकि आपको देखिए। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ बेसिकली सिचुएशन वेयर आइदर स्पेस एफिशिएंसी मेमोरी यूटिलाइजेशन कैन बी अचीव एट ए कॉस्ट ऑफ टाइम और टाइम एफिशिएंसी परफॉर्मेंस कैन बी अचीव एट द कॉस्ट ऑफ मेमोरी। मतलब कि टाइम को हम कॉस्ट ऑफ मेमोरी से अचीव करते हैं। अगर हम टाइम को कम करें तो भाई मेमोरी बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है अगर हम फोन वगैरह लिए हैं तो हम 2 GB के लिए फोन लिए हैं तो भाई
वहाँ पर हम 4 GB का फ़ोन लेना पड़ेगा, तो वहाँ पर हम पैसा लगा रहे हैं मेमोरी पे, ठीक है। अगर हम मेमोरी को कम करते हैं, 2 GB का वही फ़ोन लेते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा प्रोसेसर कम पड़ जाता है, प्रोसेसर का जो भी मतलब टाइमिंग वगैरह होता है वो हम कम लेते हैं, ऐसा होता है। तो बस आप ऐसे समझिए कि टाइम जहाँ एक प्रोग्राम को हम बढ़ाते हैं वहाँ स्पेस घट जाती है, वहाँ स्पेस घटाते हैं तो वहाँ पर टाइम बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं टाइम स्पेस डेटा वही है, और इसमें भी आप बेस्ट केस लिख सकते हैं, वर्स्ट केस लिख सकते हैं, सेम चीज़ वही दिखा सकते हैं, एवरेज केस दिखा सकते हैं, सेम चीज़ है भाई। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट का पहले मतलब समझते हैं होता क्या है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हाइडिंग, कोई चीज़ आपसे हाइड किया गया है। अब जैसे अगर हमारा ये मान लेते हैं अमेजॉन का कोई एप्लीकेशन है, तो जाहिर सी बात है इसके बिहाइंड इस एप्लीकेशन का कोई एक कोड होगा, कोई फंक्शन होगा, पब्लिक फंक्शन होगा, प्राइवेट फंक्शन होगा, और एक मेमोरी में जाके स्टोर हो रहा होगा। तो अगर हम डेवलपर हैं, तो डेवलपर क्या है कि उसे तो पता है कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, बट एज ए यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो ये इसके लिए हाइड है, ये सब चीज़ें उसे मतलब ही नहीं है भाई। वो बस आएगा अमेजोन पे, आएगा उसे जो भी खरीदना है, कपड़े जो भी, की बुक्स वगैरह जो भी लेना है, वो आएगा खरीदेगा, चला जाएगा, पैसा पेमेंट करेगा। तो ये जो चीज़ें इससे हाइड की गई वही एब्स्ट्रैक्ट है। ऐसे हमारे पास जो डेटा होती है, जैसे कि हमने अभी बताया था कि जो इंट है, कैर है, ऐसे बहुत नहीं, इंट तो ये तो प्रिमिटिव हो गया। जैसे कि मान लीजिए आप अगर आप स्टैक देखेंगे तो स्टैक में आपको पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन है। हमें जब भी कोई प्रोग्राम यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, सीधे पुश को ले लेते हैं। अगर इंसर्ट करना होता है, इंसर्ट पता ही होगा, और नहीं पता तो जान लीजिए गाइस, कि पुश के लिए आपको इंसर्ट करना होता है, पॉप के लिए आपको डिलीट करना होता है। जब भी हम इसमें कुछ भी पुश करना चाहते हैं, फोर पुश करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, हम सीधे फोर को यूज करें। हमें नहीं पता ये पुश फंक्शन बिहाइंड कैसे मतलब फंक्शन काम कर रहा है, हमें नहीं पता है, बट हम यूज कर लेते हैं। ये होता है एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि हमें फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट हमें वो नहीं मालूम है, बट हम उसे यूज कर लेते हैं, ये होता है एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट तो आप पढ़ लीजिएगा ये सब, वो पूरी चीज़ें यही हैं, बस थोड़ा सा डिफिनीशन में लिखा हुआ तो थोड़ा आपको अजीब लग सकता है। अब एरे देखते हैं, एरे होता क्या है। डिफाइन एरे, हाउ एरे कैन बी डिक्लेयर। एरे को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? तो पहले तो टाइप होता है, क्या टाइप है एरे का, इंट या कैर। वेरिएबल नेम, मतलब कि एरे का जैसे मान लीजिए हमने अभी ए लिखा था, यहाँ पे भी मान लेते हैं हम एस ले लेते हैं, ठीक है। साइज, साइज क्या है, मान लें यहाँ 10 ले लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं 100 ले लेते हैं, तो इससे हमारा एरे डिफाइन हो जाता है। यही एरे डिफाइन करेंगे, सिंपल सा। अब वन डायमेंशन में आते हैं। टाइप्स ऑफ एरे, टाइप्स ऑफ एरे कैसे कैसे हो सकते हैं। जैसे अगर हमें ये यहाँ पे डिफाइन किया था एरे ए इक्वल्स टू 10, तो ये हमारा वन डायमेंशन एरे था। अगर यही इंट ए इक्वल्स टू 10 कर देते हैं तो ये हमारा टू डायमेंशन, ये 2D एरे हो जाएगा, ये हमारा 1D एरे हो जाएगा। तो 1D एरे में होता क्या है कि ऐसे मतलब हमारा बस एक रो होता है 1 2 3 4, ये हमारा 1D एरे है। और 2D एरे में क्या होगा कि हम ऐसे डेटा को स्टोर करेंगे, मान लेते हैं एक, मान लेते हैं इसका रो 2 है और कॉलम 3 है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा 0 1 2 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। और जब इसे हम प्रिंट करना चाहेंगे तो मान लेते हैं इंट एरे, अगर हम 0 0 करेंगे तो क्या हमें मिलेगा इस 0 0 पे, क्योंकि ये 0 इंडेक्स यहाँ पे, 1 इंडेक्स यहाँ पे, 0 0 पे हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें जो भी प्रिंट एफ जब करते हैं फंक्शन, तो हमें 1 आउटपुट मिल जाएगा, 0 0 1 पे 1 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही ऐसे ही हम अगर हम यहाँ पे 0 1 करें तो क्या मिलेगा, 0 1 पे, 0 1 पे हमें मिलेगा 2 मिलेगा। ऐसे 0 2 करें तो क्या मिलेगा, 0 2 पे हमें 3 मिलेगा। फिर ऐसे ही अगर हम 1 0 करें, अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करें तो क्या मिलेगा, 1 0 पे हमें क्या मिलेगा। अगर इसे हम प्रिंट ऑफ करते हैं तो आप ये जोड़ लीजिएगा, अगर हम इसे हम प्रिंट करा रहे हैं बस, ठीक है। आप ऐसे समझ, ये हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं इसे, बस हम ये प्रिंट करा रहे हैं। तो प्रिंट जब आप इसको करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो 1 0 पे हमें मिलेगा 4, ठीक है। सिमिलरली 1 1 पे क्या मिलेगा हमें, 1 1 पे हमें 5 मिलेगा। और 1 2 पे हमें क्या मिलेगा, 1 2 पे हमें 6 मिलेगा, ठीक है। ये हमारा मल्टी डायमेंशन एरे हो गया। रो मेजर, रो मेजर होता क्या है, रो मेजर मतलब कि हम जैसे कि ये 2D डायमेंशन हमारा है, 2D डायमेंशन है। तो रो मेजर में हम करते क्या हैं कि ऐसे हम रो वाइज जाएंगे, पहले हम इस वाले रो को प्रिंट करेंगे, उसके बाद से ये, तो इसको अगर प्रिंट कराना चाहें तो ए बी सी डी, फिर उसके बाद से हमारा क्या आ जाएगा, ई एफ जी एच, उसके बाद से आई जे के एल, ये चीज़ें हमारी आ जाएंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वही चीज़ें यहाँ पे हमने प्रिंट की हुई है। तो ये हमारा रो मेजर होगा। कॉलम मेजर में क्या होगा, हम कॉलम वाइज जाएंगे,
पहले फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो और इसको प्रिंट कराना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए ई आई बी एफ जे सी जी के डी एच एल। आप देख सकते हैं सेम चीज़ ये है, ठीक है। और ये हमारा कैलकुलेशन होता है, कॉलम मेजर कैसे निकालती है, फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। वैसे ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाता, न्यूमेरिकल वगैरह भी आप सही कर देते हैं तो नंबर मिल जाता है, बट थोड़ा सा गलत हो तो पूरा नंबर भी कट जाता है। तो ये आप देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब आ जाते हैं एरे पे। शॉर्ट नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ एरे। तो एरे अभी मैंने बताया ही था, बट थोड़ा सा जल्दी पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। Array are used to implement mathematical vector and matrices as other kind of rectangle table. Many databases, small and large, considerable dimension array are those whose element are records. ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है। मैथमेटिकल वेक्टर होते हैं, मैट्रिक्सेस होती हैं, मैट्रिक्स जो बनाया हमने ऐसे ऐसे बनते हैं। और 2D में बनता है, 1D में तो बस एक कॉलम ही, एक ही रो बनता है। 2D में हमारा ऐसे बन जाता है, ठीक है। एरे आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट डेटा स्ट्रक्चर सच एज लिस्ट, हीप, टेबल, हैश टेबल, क्यू, स्टैक। क्यू वगैरह क्या होता है हम बता देते हैं। क्यू वगैरह क्या होता है, जहाँ पे हमारा फीफो पे काम करता है, ये दोनों ओर से इंसर्शन डिलीशन होता है, ठीक है। स्टैक में क्या होता है, हमारा स्टैक में सिर्फ हमारा लीफो पे काम करता है, जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। फीफो हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो ये चीज़ें एरे यूज में यूज होती हैं। ये इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट एरे में, ये प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है। व्हाट आर स्पार्क मैट्रिक्स, और स्पार्क मैट्रिक्स पे आते हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी मतलब मैंने बताया था उसी को मतलब थोड़ा अपने वर्ड में लिख सकते हैं तो हो जाएगा आसानी से। स्पार्क मैट्रिक्स होता क्या है, स्पार्क मैट्रिक्स में होता है कि कोई हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसका 1/3 पार्ट जीरो होता है, वो होता है स्पार्क मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे है ना, ये जो ये मेंशन नहीं है ना, सारे ये एलिमेंट जीरो हैं, ये जीरो हैं, ये जीरो हैं, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। तो ये हमारा स्पार्क मैट्रिक्स हो गया। ये ट्रायंगुलर, ये ट्राई डायगोनल। डायगोनल में मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एलिमेंट होगा ट्राई डायगोनल में, ठीक है, और साइड साइड में जीरो होगा। और ट्रायंगुलर में क्या होगा कि यहाँ एलिमेंट होगा, यहाँ साइड साइड में जीरो होगा, बस यही है। एरे रिप्रेजेंटेशन इसमें बता रखा है कि एरे को कैसे मतलब स्पार्क मैट्रिक्स को मतलब कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे रो कॉलम बता रखा है कि रो कॉलम जो हमने अभी बताया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 0 0, ऐसे हम देख लेते हैं 0 1 2 0 1 2 3, ठीक है। तो 0 0 पे क्या है, 0 0 पे क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 यहाँ आ गया है। तो 0 1 पे क्या है हमारा, एक सेकेंड, हाँ 0 1 पे 0 है, तो हम 0 को नहीं कंसीडर करेंगे। जहाँ भी स्पार्स मैट्रिक्स होगा वहाँ पे हम 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे एलिमेंट होगा उसको कंसीडर करेंगे, 0 को छोड़ के। तो 1 1 पे क्या है हमारा, 1 1 पे हमारा क्या है 1 है, तो 1 आ गया है। फिर उसके बाद एलिमेंट हमें कहाँ मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है। 2 1 पे क्या है, 2 1 पे क्या है हमारा 4 है, तो 4 आ गया। फिर 2 2 पे क्या हमारा 3 है, 2 2 पे क्या हमारा 3 है, तो 3 आ गया। यही था। फिर ऐसे लिंक लिस्ट में अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए तो एरेस हो गया, और लिंक लिस्ट में अगर हम करना चाहें तो पहले रो होगा, कॉलम होगा, वैल्यू होगा, फिर उसका एड्रेस होगा। लिंक लिस्ट बता देते होता क्या है। लिंक लिस्ट हमारा एक, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक नोड होगा, तो यहाँ पे हमारी डेटा होगी, ये नॉर्मल लिंक लिस्ट है। और ये यहाँ पे एक एड्रेस रखता होगा नेक्स्ट नोड का, ठीक है, कि कहाँ इसको जाना है। मतलब ये एड्रेस है कि यहाँ अगर आप पहुंच गए ना, तब ये बताएगा आपको किस घर में जाना है। अगर इस नोड को अगर आप घर समझते हैं तो ये बोलेगा कि आपको बी वाले घर में जाना है, तो ए घर से आप बी वाले घर को जोड़ देंगे, ऐसे यहाँ पे डेटा हो जाएगा। फिर ये भी एड्रेस रखेगा, यही चीज़। तो यहाँ पे जैसे कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तो बेसिक था, इसमें आप रो कॉलम वैल्यू वही चीज़ है। यहाँ पे इतना आप ऐसे कह सकते हैं कि ये डेटा है, ये हमारा डेटा है, और ये हमारा एड्रेस है, ठीक है। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप देखिए, पहला रो, तो रो में देखेंगे तो 0 रो में हमें ये एलिमेंट मिल रहा है। कॉलम कौन सा है इसका, 0 1 2 3 0 1 2, ये 2 कॉलम है। तो 0 रो 2 कॉलम, तो 0 रो 2 कॉलम हमें 3 मिला, 0 रो 2 कॉलम 3 मिला, 3 हमने रख दिया। फिर ये एड्रेस नेक्स्ट को पॉइंट कर देता है, नेक्स्ट नोड को, ठीक है। फिर इसका एलिमेंट हमें कहाँ मिला है, यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है, तो मतलब 5 है। 5 किस रो में है, फर्स्ट रो में है, और कॉलम कौन सा, सेकंड कॉलम है। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम 5 को स्टोर कर दिया, क्योंकि यहाँ वैल्यू रखनी है हमारी। फिर ये एड्रेस रखेगा नेक्स्ट का। फिर उसके बाद हमें एलिमेंट कहाँ मिल रहा है, फर्स्ट ही रो मिल रहा है, तो फर्स्ट रो में एलिमेंट मिल रहा है। उसके बाद कॉलम कौन सा है, 3 कॉलम है, 3 कॉलम लिख दिया। फिर यहाँ पे वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 लिख दिया। फिर ये नेक्स्ट को पॉइंट कर दिया, तो फिर नेक्स्ट को हमने पॉइंट कर दिया। फिर यहाँ पे 2 पे आते हैं, 2 रो में क्या हमें 2 मिल रहा है, किस कॉलम में मिल रहा है, फर्स्ट कॉलम में मिल रहा है, फर्स्ट कॉलम में मिल रहा है,
तो फिर 2 रो, फर्स्ट कॉलम वैल्यू क्या है 2 है, तो हमने 2 को रख दिया। तो ये हमारा लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं डिफाइन द टर्म लिंक लिस्ट वेयर इन सी प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटिंग। इस सारी चीजों को हमको लिंक लिस्ट में दिखाना है कैसे, मतलब तो हम बेसिक हम बता देते हैं कैसे करना है। आपको प्रोग्राम वगैरह आपको देखना पड़ जाएगा। वैसे तो हमने अपने चैनल पर डाल रखे सारे प्रोग्राम, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। ये वन शॉट है तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे सारी चीजें कवर है, कुछ छूटे ना, ताकि आप एग्जाम में कुछ तो कुछ लिख के ही आए। तो अब इंसर्ट एट बिगिनिंग में हम देखते हैं होता क्या है। हाँ, इंसर्ट इन बिगिनिंग लिंक लिस्ट, अगर हम लिंक लिस्ट अगर बनाते हैं ऐसे, तो पहले तो एक हमारे पास एक हेड होता है जो कि हम स्टार्ट समझ सकते हैं, जो कि हमें बताता है ये कि मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये एड्रेस बताता है हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। एक पॉइंट होती है ना, मान लीजिए अगर हम कहीं रेस करते हैं, दौड़ते हैं, तो एक हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होती है, वही चीज ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर ये एड्रेस रखेगा नेक्स्ट का, फिर ऐसे ये एड्रेस रखेगा नेक्स्ट का। इसे बी नोड मान लेते हैं, इसे सी नोड मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला होगा, जाहिर सी बात है हम जहाँ खत्म करते हैं वहाँ पे एक फिनिशिंग वाला फ्लैग होता है, वैसे यहाँ पे एक नल होगा जो बताया कि भाई अब खत्म हो गया तुम्हारा रेस, अब यहाँ इसके आगे कोई कहीं नहीं जाना है, बस इतना ही हमारी लिंक लिस्ट है। तो इंसर्टिंग अगर बिगिनिंग पे हम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अगर हमारा एक नोड है, मान लेते हैं ये डी नोड है, वैसे इंसर्ट हम करना चाहते हैं बिगिनिंग पे, तो हम क्या करेंगे, इसका एक पॉइंटर होगा, इस पॉइंटर को उठा के यहाँ हम दिखाएंगे, और ये जो हमारा होगा इस वाले को, स्टार्टिंग वाले को यहाँ कर देंगे। तो अब ये स्टार्ट हो गया कि नहीं, इंसर्ट हो गया कि नहीं एंड में, और यहाँ कोई वैल्यू है, यहाँ कोई वैल्यू है, ठीक है। इंसर्ट एट बिगिनिंग हो गया। ऐसे इंसर्ट एट एंड करना हो तो क्या करेंगे हम, इंसर्ट अगर एंड करना हो तो ये हमारा यहाँ पे था ही, एंड पे इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये जो हमारा नल पे ये जो पॉइंट कर रहा है, अब ये पॉइंट करेगा यहाँ पे, और ये हमारा पॉइंट करेगा नल पे, ठीक है, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद से इंसर्ट आफ्टर एलिमेंट, सेकंड वाला है ये तो हो गया, इंट हो गया। इंसर्ट आफ्टर एलिमेंट मतलब ये मिडिल में इंसर्ट करना चाहता है। अगर आप मिडिल में इंसर्ट करना चाहते हैं तो अब ये इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। अगर आप मिडिल में इंसर्ट करना चाहते हैं तो मान लेते हैं ये हमारा स्टार्ट है, और ये हमारा एक नोड है ए, ये हमारा नोड बी है, और यहाँ पे ये नल को पॉइंट कर रहा है, ये इसे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि ये एलिमेंट है हमारा सी, इसे हम मिडिल में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके जो पॉइंटर को यहाँ हटाएंगे और इसको यहाँ करेंगे और इसे यहाँ दिखा के यहाँ कर देंगे, बस इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसको, अभी होगा मिडिल में इंसर्ट। ये बहुत सिंपल है, अगर आप ऐसे समझे तो बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ऐसे ही आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, अब मान लेते हैं ये हमारा स्टार्टिंग है, ये हमारा एक नोड है, ये इसे इसे से कर रहा है, मतलब पॉइंट कर रहा है, ये नल है, ठीक है। अरे बच्चा भाई, ये नल है, ठीक है। तो डिलीट एट एंड करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, और इसे डिलीट करना चाहते हैं बी नोड को, तो इसके जो पॉइंटर है इसको हम हटाएंगे और इसे यहाँ ला के नल पे पॉइंट करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा। और डिलीट एट बिगिनिंग करना हो तो क्या करेंगे, डिलीट एट बिगिनिंग करना होगा तो क्या करेंगे, ये यहाँ पॉइंट कर रहा है, अब इसको डिलीट एट बिगिनिंग करना चाहते हैं, इसके हटाएंगे स्टार्टिंग वाले को, इसे ला के यहाँ पॉइंट करेंगे और इसे हटा देंगे, तो ये हो जाएगा डिलीट हमारा, तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा। फिर डिलीट आफ्टर मिडल, आफ्टर एलिमेंट मतलब मिडिल में ही, मिडिल में आ जाए दो एलिमेंट के बीच में, वही चीज़ है। तो सेम चीज़ है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे डिलीट करना है, बस पॉइंटर को, सब पॉइंटर का ही खेल है, पॉइंटर को हटाइए डिलीट हो जाएगा। डिलीट आफ्टर एलिमेंट, अभी तो यहाँ पे 2 ही है, मान लेते हैं यहाँ पे, हाँ। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप इसके नोट को हटाएंगे यहाँ से, इसको यहाँ पॉइंट कर देंगे, हो गया हमारा डिलीट आफ्टर एलिमेंट या मिडल, ठीक है। डिस्प्ले इन रिवर्स, रिवर्स में डिस्प्ले करने का क्या मतलब है, अब जैसे कि इसको हम रिवर्स में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम कुछ करेंगे नहीं, हमारा जो ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर उठ के इस वाले नोड को पॉइंट करेगा, तो बताते हैं ये जो हमारा नल है, अब हम नल को हटा देंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट जो कर रहा होगा इसे पॉइंट करेगा, और ये जो इसे पॉइंट कर रहा होगा ये अब इसे पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। और इसको हम हटा देंगे, ठीक है। ये हमारा रिवर्स हो गया, और इसका जो नेक्स्ट होगा ये पॉइंट करेगा हमारा नल को, और जाहिर से तो कुछ तो स्टार्टिंग होगी, तो स्टार्टिंग हमारा ये हो जाएगा, तो ये रिवर्स हो गया। थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट हो गया ये रिवर्स, आप देख सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ है,
कि इंफॉर्मेशन पार्ट, नेक्स्ट पॉइंटर, ये हमारा डेटा रखता है, ये एड्रेस रखता है, वही चीज़ें हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम आप देख लीजिएगा, वैसे ज़्यादा प्रोग्राम आते नहीं है, बहुत छोटे प्रोग्राम आते हैं, तो आप देख सकते हैं। ये सारे क्या ऑपरेशन है, लिंक लिस्ट पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो पहला है ट्रेवर्सल, मतलब कि हम जैसे ये लिंक लिस्ट था हमारा, ऐसे ऐसे ऐसे, अगर मान लेते इसमें एलिमेंट रखे हुए हैं और ये नल को पॉइंट कर रहा है और ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है, तो ट्रेवर्सल करने का मतलब क्या, हम एक एक लिंक लिस्ट पे जाएंगे और इंड तक पहुंच जाएंगे, बस यही ट्रेवर्स होता है। एक इंड से पहुंचा, पूरा ट्रेवर्स करके आ गए, मतलब पूरा घूम घाम के आ गए, नल पॉइंट तक पहुंच गए, वहीं रुक गए। ठीक है। इंसर्शन देख ही लिया था, सर्चिंग एलिमेंट्स, मान लीजिए हम 2 को सर्च करना चाहते हैं, तो जाएंगे सर्च करेंगे, यहाँ से जाएंगे, फिर देखेंगे अगर 2 होगा तो उसको आउट करते, प्रिंट आउट कर देंगे कि मतलब हाँ 2 अवेलेबल है, इफ फाउंड नॉट फाउंड, ऐसे लिख देंगे। डिलीट एट स्पेसिफिक लोकेशन, पता है ये सब डिलीशन हो चुका है, ये डिलीट वगैरह तो हो चुका है। ठीक है, सारे कोड्स वगैरह, कोड वगैरह आप देख लीजिएगा। आगे क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सिंगली लिंक लिस्ट, हाँ ये आता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है सिंगल लिंक लिस्ट का, तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। लिंक लिस्ट आर डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर एज इट कैन ग्रो और श्रिंक ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, लिंक लिस्ट आपका डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। क्यों डायनेमिक है, क्योंकि भाई यहाँ पे हम ये अगर मेमोरी, अगर ये 1000 पे है ये नोड, 1000 एड्रेस पे है, तो जाहिर सी बात है कोई जरूरी थोड़ा है कि हम 1004 पे जाएं। हम यहाँ इसको तो बस पॉइंट करना है ना, हम यहाँ से उठ के हम 1008 पे भी जा सकते हैं। ठीक है, डायनेमिक है भाई, अपने हिसाब से मेमोरी को ग्रो श्रिंक कर लेता है। अगर हमें और जरूरत पड़ी तो हम किसी और लोकेशन चले जाएंगे, अगर नेक्स्ट लोकेशन इसका क्या नाम है 9 खाली नहीं है, तो हम किस पे चले जाएंगे, हम चले जाएंगे ऐसे, मतलब जो भी लोकेशन है 1008 पे चले जाएंगे, जो भी लोकेशन है। ये हो गया हमारा डायनेमिक, अपनी सुविधा के अनुसार अपने आप को श्रिंक ग्रो करता रहता है। ठीक है, तो साइज नॉट फिक्स, देखा ये साइज फिक्स नहीं है, क्योंकि भाई ग्रो सिंक साइज कहाँ फिक्स हो, नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन, नॉन कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस आप समझ लेते क्या होता है, एरे होता है हमारा, एरे में से 1 2 3 लिखा हुआ है, अगर ये 100 पे है, ये 104 पे है, ये 108 पे है। ठीक है, मान लेते हैं 4 बाइट ले रहा है, ये इंट है हमारा, 32 बीट का सिस्टम है, अभी जो पढ़ा हमने 60 बीट था, बट ये 32 बीट है। ठीक, तो ये कंटिन्यूस है, 100 बार से 104 आ रहा है, 104 के बाद 108 आ रहा है, ये कंटिन्यूस है। बट लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, वो नॉन कंटिन्यूस, अभी बताया ना, तो मान लीजिए अगर वो वहाँ पे 1004 पे था, तो कोई जरूरी थोड़ा 1008 पे हो जाएगा, उसको जो लोकेशन खाली होगी, अगर 1012 खाली है तो 1012 पे चला जाएगा, मतलब 10,012 1012 पे चला जाएगा। ठीक है, तीन नॉन कंटिन्यूस हो गया। इंसर्शन डिलीशन आसान है, क्यों आसान है भाई, बस पॉइंटर को हटाना है, जहाँ पॉइंट करोगे वहाँ पहुंच जाएगा। मेनी मोर कम्प्लेक्स एप्लीकेशन कैन बी इजीली कैरी आउट विद द लिंक लिस्ट, तो आसानी से बन जाते हैं। वही है मोर मेमोरी। डिसएडवांटेज क्या है भाई, डिसएडवांटेज ये है कि लिंक लिस्ट में होता क्या है कि अगर ये हमारा डेटा रख रहा है, तो ये तो हमारा एक पॉइंटर रख रहा है ना, ये तो इंडेक्सिंग है ना, इससे भी तो कोई स्पेस ले रहा है ये इंडेक्स, तो ये इंडेक्स एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, बस यही है। बट एरे में ऐसा नहीं था, एरे में कोई स्पेसिंग नहीं थी, इंडेक्स के लिए तो कोई जगह ही था ही नहीं, वो कंटिन्यूस था। ये तो लोकेशन बता रहा है, तो ये जगह ले ले रहा है, तो ये इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज है। ठीक है, एरे लिंक लिस्ट में अब डिफरेंस देख लेते हैं। एरे लिंक लिस्ट में डिफरेंस होता क्या है, जो एरे इज ए लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप, इंटीजर, रियल और स्ट्रिंग एक्सेट्रा। लिंक लिस्ट क्या है, लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट कॉल्ड नोड्स, ये नोड से बने होते हैं। ठीक है, ये हमारा सेम डेटा टाइप से बने होते हैं। ठीक है, एलिमेंट कैन बी एसेस रेंडमली, एलिमेंट को आसानी से हम रेंडमली एसेस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस है ना भाई, अगर हमें 1 रखा है, 2 रखा है, 3 रखा है, अगर ये 100 पे है और ये हमारा 4 बाइट ब्लॉक बाइट लेता है एक ब्लॉक, तो जाहिर सी बात है अगर हमें 3 को खोजना होगा, तो जाहिर सी तुम्हें पता है भाई 8 पे होगा, 108 पे होगा, क्योंकि ये तो 104 होगा, ऐसे एक घर आ गया है, तो जाहिर सी बात है 1008 तो 108 पे होगा। अब यहाँ पे देखो आसानी से मिल जाता है भाई, एलिमेंट कैन नॉट बी ऐसे रैंडमली, क्यों नहीं, क्योंकि भाई सबका भाई एक एक जाके देखोगे तुम किस एड्रेस पे, अलग ब्लॉक पे अलग एड्रेस है, जैसे कि एक नोड है हमारा, तो ये तो कोई जरूरी थोड़े है कि अगर ये 100 पे है तो ये 104 पे ही पॉइंट कर रहा हो, ये 1004 पे भी तो पॉइंट कर सकता है, इसीलिए। और लिंक लिस्ट के टाइप्स हैं 1D एरे, 2D एरे भी हमने देखा। लिंक लिस्ट नहीं, ये एरे के टाइप है। लिंक लिस्ट के ये क्या नाम है, लीनियरी लिंक लिस्ट, डब्ल्यू होता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है, ये अभी हम देखेंगे आगे। लीनियरी चलिए बता ही देते हैं, लीनियरी, डब्ल्यू और सर्कुलर में क्या होता है। लीनियर में क्या होता है, अभी जब हमने जो पढ़ा था लिंक लिस्ट, ये नोड,
यहाँ पे बस डेटा होगा और यहाँ पे एड्रेस होगा नेक्स्ट पॉइंटर का। ये तो हो गया हमारा लीनियर। और हम डब्ल्यू में अगर देखना चाहें तो डब्ल्यू में क्या होगा, एक ब्लॉक बढ़ जाएगा। ये हमारा प्रीवियस होता है, ये हमारा नेक्स्ट होता है, ये हमारा डेटा होता है। प्रीवियस कहने का मतलब क्या है, ये प्रीवियस पॉइंटर होता है, ये नेक्स्ट पॉइंटर होता है। इसमें होता क्या है कि ये प्रीवियस ऐसे अगर आपको दिखाएं तो ये नेक्स्ट वाला इसको करेगा, ये अगर नल है तो ये नल होगा, और ये प्रीवियस होगा, ये स्टार्ट होगा, तो ये इसे करेगा। ठीक है, तो ये दोनों साइड से है। ठीक है, एक का यहाँ पे डेटा है तो ये नेक्स्ट यहाँ पे आ गया, इसका प्रीवियस यहाँ आ गया, इसका प्रीवियस इसको पॉइंट कर दिया स्टार्टिंग को, ये तो कर ही रहा था, तो ये हमारा नल को पॉइंट कर दिया। ठीक है, और सर्कुलर में क्या होता है, सर्कुलर में सिंगल लीनियर में देख लीजिए, डब्ल्यू में देख लीजिए। ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। सर्कुलर में बस यही होता है कि जो नल वाला होता है ना, स्टार्ट को पॉइंट कर देता है, एक सर्कल बन जाता है। ऐसे ही हमारा लीनियर में भी होता है, वो बस नल जो होता है हमारा, जो कि हमारा नल होता है, वो स्टार्ट को पॉइंट करता है। बस जो लास्ट हमारा नोड होता है, नल को पॉइंट करके वहां पे हम स्टार्ट को पॉइंट कर देते हैं। बस अब देखते हैं each array element, next pointer, each array element is independent and does not have a connection with previous element or with its location। हाँ, लोकेशन से कोई कनेक्शन है ही नहीं भाई, क्योंकि उसे पता है कि हमारा अलग अलग लोकेशन पे है, बट इसको लोकेशन कनेक्शन रखना पड़ेगा, नहीं तो एलिमेंट गायब हो जाएगा भाई, उसे पता ही नहीं चलेगा अगले घर में कौन सा रहता है भाई बंदा। ठीक है, एरे एलिमेंट कैन नॉट बी एडेड डिलीटेड वंस इट इज डिक्लेयर। एरे एलिमेंट अगर हम ऐड कर देते हैं तो डिलीट नहीं कर सकते हैं। क्यों क्यों नहीं डिलीट कर सकते हैं, अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो हमें पूरा डिलीट करना पड़ जाता है। ठीक है, वैसे तो डिलीट कर सकते हैं मैनुअली, बट ऐसे मतलब होता है, ईजी नहीं होता है। बट ऐसे नोड में अगर हम जाएं, नोड में, अरे यार रुक जाओ भाई, लिंक लिस्ट में अगर जाएं तो लिंक लिस्ट में अगर जाते हैं तो यहाँ पे डिलीशन आसान हो जाता है कि भाई ये पॉइंट ही तो कर रहा है, पॉइंटर हटा दो ना, वो गायब हो जाएगा, वो कहाँ गया उसे पता ही नहीं। इन एरे एलिमेंट कैन मॉडिफाई इजिली बाई आइडेंटिफाई द इंडेक्स वैल्यू। हाँ, इंडेक्स वैल्यू से हम एरे को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है ये 0 पे 1 पे 2 है तो नेक्स्ट वाला 3 पे होगा, नेक्स्ट वाला 4 पे होगा। बट इसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे कोई इंडेक्सिंग होती, वहाँ पे मतलब कि सीरियल वाइज इंडेक्सिंग नहीं होती है। बट हम ऐसे नेक्स्ट पॉइंटर के पास जाएंगे, सबसे पूछेंगे भाई ये तुम्हारे पास है, तू बता, तू कहेगा नहीं मेरे पास नहीं, अगले वाले पास हो सकता है नहीं हो सकता है, बट लिंक एरे में ऐसा नहीं, वो बोलेगा हाँ भाई है तो है, नहीं तो नहीं है। पॉइंटर कैन नॉट बी यूज इन एरे, पॉइंटर हम एरे में नहीं यूज कर सकते हैं। करना ही क्यों जब कंटिन्यूअस, हमें पॉइंटर की जरूरत ही क्यों है, इंडेक्सिंग की जरूरत है ही क्यों। बट लिंक लिस्ट बिना पॉइंटर के तो नहीं चल सकता भाई, वहां तो हमें पॉइंटर की जरूरत पड़ती ही है। अब आगे आ जाते हैं, देखते हैं क्या है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। भाई जो हमने बताया कि ये प्रीवियस है, ये हमारा नेक्स्ट है। ठीक है, ये इसको हम प्रीसीजर कर सकते हैं, इसको सक्सीजर कर सकते हैं, ये हमारा इन्फो जो डेटा कह सकते हैं, सेम चीज है। देखिए यहाँ पे इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसका प्रीवियस पॉइंट है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसका प्रीवियस, इसका नेक्स्ट, इसका प्रीवियस, वही चीज है जो हमने बताया डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, प्रोग्राम है, ये सब प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। वैसे तो ये हमारा अभी लास्ट क्वेश्चन आई थिंक रहेगा। वैसे हमारा यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर लिया, बाकी सब प्रोग्राम वगैरह है, तो इसके लिए आप हमारे डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में, तो हमारा एक हमने प्लेलिस्ट बना रखी है डेटा स्ट्रक्चर की, तो आप वहाँ जाके चैनल से जाके देख सकते हैं, जहाँ पर हमें 0 से लेके अच्छे लेवल तक, मतलब कह सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल, बिगिनर लेवल तक पढ़ा है, जितना कि पता यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप मतलब फाड़ के आ जाए पेपर। अब आगे देखते हैं, ये लास्ट ही क्वेश्चन आई थिंक, ये क्या है हमारा, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिंक लिस्ट है आई थिंक, हाँ लिंक लिस्ट है। यहाँ पे हमने ये कोफिशिएंट दिखाएगा, ये एक्सपोनेंशियल दिखाएगा, ये हमारा एड्रेस दिखाएगा। तो जैसे कि हमारा ये पॉलिनोमियल है, लिख लेता हूँ, वैसे तो लिखा हुआ है बट फिर भी आपके आसानी रहेगा। ये हमारा पॉलिनोमियल, अगर हम इसे दिखाना चाहते हैं लिंक लिस्ट में तो हम क्या करेंगे, ये हमारा बता रहा है ना, ये पहला कोफिशिएंट हम रखेंगे, तो हम एक बना लेते हैं ऐसे, नीचे वाला ही बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये हमारा लास्ट है, समझ जाइए गाइस, ये हमारा नल है। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है, कि पहला कह रहा है कि ये हमारा कोफिशिएंट रखेगा, तो पहले कोफिशिएंट क्या है 3 है, 3 रख ले। एक्सपोनेंशियल क्या है इसका 4 है,
तो हम 4 रख लेंगे, ये हमारा एड्रेस रखेगा नेक्स्ट का, ठीक है, जो कि लिंक लिखा हुआ है। फिर इसका कोफिशिएंट क्या है, तो हमारा 8 है, 8 रख लो भाई। एक्सपोनेंशियल क्या है, 2 है, 2 रख लो, पॉइंट कर दो नेक्स्ट को। फिर इसका कोफिशिएंट क्या है, 6 है। एक्सपोनेंशियल क्या है, 1 है, ठीक है, पावर 1 ही है। फिर इसकी क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, एक्सपोनेंट इसका कोफिशिएंट 8 हो जाएगा और इसका पावर 0 हो जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। तो वही सेम चीज़ हमने लिख दिया, जो देख सकते हैं। ये बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है और कुछ नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जैसे कि कह सकते 3 वेरिएबल आ गए, जैसे कि एक्स वाई जेड है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ वाई जेड है, फिर किसी में एक्स वाई है। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम देखते हैं। तो पावर ऑफ एक्स वाई जेड, तो पहले हम पावर ऑफ एक्स लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे, फिर जेड लिखेंगे। तो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ ताकि जल्दी खत्म हो जाए वीडियो। पावर ऑफ एक्स पहले हम लिखेंगे, तो पावर ऑफ एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे, अगर 3x² जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3x², अभी 3x² y0 z0 पावर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो पावर ऑफ एक्स क्या है, 2 है, पावर ऑफ वाई क्या है, 0 है, पावर ऑफ जेड क्या है, 0 है, कोफिशिएंट क्या है हमारा, 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पावर ऑफ एक्स क्या है, पावर ऑफ एक्स 1 है, तो 1 आ गया। पावर ऑफ वाई क्या है, 2 है, 2 आ गया। पावर ऑफ जेड, इसमें तो जेड है नहीं, तो हम 0 लेंगे, 0 आ गया। फिर और इसके बाद से यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हमारा 2 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद से हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर ऑफ यहाँ पे एक्स क्या होगा, इस वाले में एक्स की पावर क्या होगी, 0 होगी, तो 0 आ गया। वाई की पावर 3 है, तो 3 आ गया। जेड तो है ही नहीं, तो 0 आ जाएगा, 0 आ गया। फिर 5 है, कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे 5 आ गया। फिर नेक्स्ट को ये पॉइंट कर गया। फिर उसके बाद से एक्स इसमें तो है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है जब एक्स में है नहीं तो इसमें क्या आएगा, 0 आएगा उसकी पावर। फिर वाई का पावर 1, जेड का पावर 1, 7 कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट आएगा। फिर ये नल को पॉइंट कर देता है। ऐसे में हमारा ये रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। कैसे, मतलब हम 3 वेरिएबल को भी कर सकते हैं, तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे सम हम करने का है, तो सिंपल गाइस, एक बार इसको आप, ये सिर्फ इसमें तो सिर्फ 1 वेरिएबल है, एक्स है। तो जैसे हमने शुरू में बताया, शुरू में कहाँ बताया, ये वाला चीज़ है, तो ऐसे दिखाइए। फिर नेक्स्ट वाले को फिर ऐसे दिखाइए, इसी से। फिर उसके बाद सम कीजिए, आप मैन्युअली सम कीजिए और फिर उसके बाद इसको दिखा दीजिए। बस आपको अगर 10 नंबर का होगा ना, तो आपको आराम से 8 से 9 नंबर तो मिल जाने ही हैं, ठीक है गाइज। तब थैंक यू गाइज, आप हमारे साथ बने रहें। तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हम और सारी वीडियो लाएं और आप भी इस वीडियो को देखें और आप अपनी ग्रोथ करें, हम भी अपनी ग्रोथ करें। तो यानी कि यहाँ पे आपकी ग्रोथ इक्वल्स टू हमारी ग्रोथ, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। और कमेंट करके नीचे बताएं आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा यूनिट का देखना चाहते हैं, हम उसे जल्द ही अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।